नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव तो टले ही, साथ ही तीनों नगर निगम को एक करने की कवायद जब से शुरू हुई है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। आज दिल्ली एमसीडी बिल लोकसभा में पारित होने के बाद दिल्ली के एक निगम के एक होने का रास्ता साफ हो गया, यानी कि दिल्ली के जो तीनों नगर निगम हैं उनका एकीकरण होगा। सरकार की दलील है कि तीनों निगमों को चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी और ऐसा करना लगभग नामुमकिन हो गया था। उधर विपक्ष ने कहा है कि इस फैसले के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ये कह रहे हैं कि 3 निगम बनाने का फैसला ही राजनीतिक फैसला था और इसका आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है। लेकिन इस पर विपक्ष कई तरह के ऐतराज कर रहा है, जैसे एमसीडी चुनावों से ऐन पहले यह फैसला क्यों लिया गया है। दिल्ली नगर निगम की कुल सीटें घटकर 250 रह जाएंगी, सीटों का परिसीमन फिर से किया जाएगा और इसकी जो मुख्य वजह है विपक्ष के मुताबिक वो है कि सरकार चुनाव टालना चाहती है। संजीव झा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक वत्स जो बीजेपी के नेता हैं। विपक्ष के आरोपों पर क्या जवाब है आपके पास आलोक वत्स? ये एक तरह से चुनाव टालने की नियत से किया जा रहा है और इससे सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होता नजर आ रहा है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसमें चुनौती एक तरह से भी दी थी, एक चैलेंज के अगर अभी चुनाव हो जाए तो उसमें किसी भी हाल में बीजेपी नहीं जीतती है। अब इसका एकीकरण करने का जो बिल हो गया है पास, तो एकीकरण का रास्ता साफ है। इस एकीकरण से क्या फायदा नजर आता है और जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, उसका क्या जवाब है? जब भी ऐसा कुछ होता है, विपक्ष का आरोप लगाना ये एक आम सी बात हो जाती है। लेकिन जब इसका पहले भी ये यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था और जब इसको ट्राइफरकेट किया गया, उस समय कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में भी थी और स्टेट में भी थी, तो उस समय तो कोई हंगामा नहीं किया हम लोगों ने। तो अब ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? इसलिए इनका एक कहना यह है कि चुनाव इस समय होने थे और चुनाव के ठीक पहले जो ये फैसला है, इसका क्या औचित्य है? जो चुनाव थे वो वक्त पे नहीं कराए गए। नगमा जी, मैं आपको याद दिला दूं, जिस समय इसका ट्राइफरकेशन किया गया था उस समय भी एमसीडी चुनाव के पहले ही ये काम हुआ था, लेकिन हम विपक्ष में थे, हमने कोई हंगामा नहीं किया जी। और मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, अब ये सिंगल इंटीग्रेटेड और वेल इक्विप्ड एंटिटी के रूप में संभाली जाएगी, तो इससे लोगों को सिविक कम्युनिटीज में भी फायदा होगा, काम में भी पारदर्शिता दिखेगी और बेटर गवर्नेंस होगा और एफिशिएंसी ऑफ सिविक सर्विसेज भी होगा। देखिए, ट्राइफरकेशन के बाद लोगों को सैलरियां टाइम पे नहीं मिल रही है, उसके बाद जो सिविक एम्यूनिटीज है वो भी नहीं है, नीतिगत एक रूपता नहीं है इनके अंदर, संसाधन और दायित्वों का बंटवारा नहीं सही है, हर आदमी अपनी तरफ खींच रहा है और जो आम आदमी पार्टी को यहाँ कंट्रीब्यूशन देना था उन्होंने उसका 20% भी नहीं दिया। तो अब इस सब चीजों को देखते हुए देखिए, दिल्ली में 2 करोड़ पे पार्षद की ठीक है, मैं आपकी बात, आप कह रहे हैं कि तमाम तरह की इरेगुलरिटीज हैं, सैलरी वक्त पे नहीं मिल रही है और चुनाव के पहले भी ये फैसला लिया गया था, इसलिए अभी भी जो फैसला है चुनाव के पहले लिया गया। हालांकि इसका तर्क क्या है कि अगर पहले ये हुआ था, आपने कोई इस पर विरोध नहीं किया, इसलिए अभी ये फैसला जो लिया गया है इस पर आम आदमी पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के संजीव यहां पर हैं मौजूद। संजीव जी, आप लोगों को इस पर इतना ज्यादा ऐतराज क्यों है? अगर एकीकरण होता है तो इससे आपको नुकसान क्या दिख रहा है? ये चलाना जो है एमसीडी को वो बेहतर होगा, ऐसा इसके पीछे एक तर्क दिया गया है, पर आपको इससे इतना बड़ा खतरा क्या नजर आता है? कैसे चुनाव पर असर पड़ जाएंगे? अब एक बात समझिए नगमा जी, कि अगर जो ये कह रहे हैं मंशा उनकी यही थी तो 2011 में ट्राइफरकेशन हुआ, 2014 में इनकी सरकार बनी, 2017 में ये चुनाव लड़े, तो ये जो 7 साल इनको समझ में नहीं आया कि ये इसमें इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। अब जब चुनाव का घोषणा होना था, इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली,
इलेक्शन होने से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि आपको आरओ की नियुक्ति करना होता है, आपको जो वोटर का रोल है वो तैयार करना होता है। तमाम प्रोसेस होने के बाद इलेक्शन कमीशन जिस दिन अनाउंस करना है, जब पेशी होना है, तो 5 बजे उनको समझ में आया कि नहीं, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा और अगर हम इसको यूनिफाई कर देंगे तो बहुत फायदा होगा। अब आप नहीं, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, एक मिनट, वो तो मैं समझ गई कि चुनाव के ठीक पहले इन्होंने ये फैसला लिया है। अगर आप पॉइंट्स में बता सकें कि चुनाव के ठीक पहले ये फैसला लेने से आपको क्या नुकसान हो रहा है अगर एकीकरण होता है एमसीडी का? तो देखिए, सबसे पहली बात, तो सबसे बड़ी बात कि आज 2011 में ट्राइफिकेशन होने के बाद जब आज यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही है और ये कह रहे हैं कि हम 250 सीट करेंगे, मतलब ये है कि ये डिलिमिटेशन करना है। आपको याद होगा 2011 में जब डिलिमिटेशन प्रोसेस हुई तो 18 महीने का समय लगा था। आप इनसे पूछिए कि कितनी जल्दी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये अगर आप यूनिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें आखिर फायदा क्या होगा, आपने कहीं नहीं बताया। आप 250 होने से क्या दिल्ली को फायदा हो जाएगा, क्या फंड का क्या ऐसा अरेंजमेंट आप कर देंगे? आप उल्टा कंफ्यूजन कर रहे हैं। अभी तक था कि म्युनिसिपैलिटी मतलब दिल्ली सरकार के अधीन होगा, आप कहते हैं नहीं, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो अधीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होगा और पैसे कह रहे हैं दिल्ली सरकार देगी, तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो फिर तो और समस्या बढ़ेगी। तभी मैं कह रहा हूं कि ये मनसा कोई एमसीडी को बेटरमेंट करने का नहीं था, लेकिन मनसा अब तो इसका रोकने का इसलिए था, इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव से डर गए। एमसीडी चुनाव में इनको चुपड़ा साफ होना था, इसलिए होना था कि 15 साल से ये काबिज है एमसीडी में। पिछली बार उन्होंने तरह तरह के वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं देगी तो हम केंद्र सरकार से पैसे लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में पूरे दिल्ली को हम चमका देंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पूरे का पहाड़ खत्म हो जाएगा। लेकिन 5 साल में फिर से वही लूट खसोट जारी रहा। इनके पास अब कहने को कुछ नहीं है। मजे की बात यह है कि आज मैं किसी प्रोग्राम में गया तो एक काउंसलर आया था, उसने कहा कि देखो जी अब यूनिफाई हो रहा है तो अब सबको सैलरी मिल जाएगी। अब समझिए कि एक ही इनका एजेंडा है कि पिछले 5 साल में अपने एमसीडी के स्टाफ को सैलरी तक नहीं दे पाए, अब वो एक नया बहाना यूनिफाई हो जाएगा, सैलरी आ जाएगी। कैसे सैलरी आ जाएगी भाई? पैसे कहां से कैसे आ जाएगी सैलरी? पैसे कहां से आ जाएंगे? आलोक जी अब जवाब देना चाहेंगे इसका, एकीकरण से कैसे इससे सुधार आ जाएगा? जी आप ही से पूछ रही हूं आलोक जी। आलोक जी आपसे ही पूछ रही हूँ। सुन नहीं पाया मैं सवाल, ये वो बोल रहे थे कि 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ एमसीडी में और अब अचानक से आप लोग ये बात कह रहे हैं कि एकीकरण होने से सैलरीज मिल जाएंगी, तो कहां से आ जाएंगे पैसे और सैलरीज रेगुलराइज कैसे हो जाएंगी? इस एकीकरण से किस तरह के सुधार की उम्मीद है आपको? देखिए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास ये पावर नहीं है, तो इनको मैं बता देना चाहता हूं संजीव झा जी को कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239AA of India, the Parliament has the power to amend or form laws related to the matter of Delhi Assembly। तो उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। और अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 40,000 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार को देना था, वो 7,000 करोड़ देके अपना हाथ खींच ली। तो अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पैसा देगी और ये सब चीजें रेगुलेट करेगी। अब 10 वर्ष में देख लिया कि इनको ट्राइफिकेशन करने के बाद इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए अब इसको यूनिफाई करके और एक पारदर्शिता के साथ बेटर गवर्नमेंट, एफिशिएंसी ऑफ सिविक सर्विसेज, सारी चीजें आ जाएंगी। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम डर के भाग रहे हैं इलेक्शन से, अरे भाई आप हमारे साथ इलेक्शन यूपी में लड़े, आप हमारे साथ इलेक्शन उत्तराखंड में लड़े, आप हमारे साथ गोवा में लड़े, एक गोवा को छोड़ के और सब जगह तो आप 0 पर आउट हो गए, तो हम आपसे भाग कहां रहे हैं? और भागने का क्या सवाल होता है? 5-6 महीना 10 महीना आगे पीछे इलेक्शन होगा, अगर आप नहीं मजबूत हैं तो 10 महीने के बाद आ जाइएगा, इसमें क्या। लेकिन दिल्ली की इस व्यवस्था को अगर इतनी लचर और खराब हो गई है तो सेंटर मूक दर्शक बनकर तो देख नहीं सकता है इसको, उसको कोई ना कोई कारगर कदम तो उठाने पड़ेंगे। उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है और हमारे पास वो पावर्स है जिसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं। आप चैलेंज कीजिए आर्टिकल 239AA को कि हाँ इसमें हमें पावर भेस्ट है या नहीं है। इसलिए ऐसी बातें मत कीजिए। ये एक बेटर गवर्नेंस के लिए है। आप ही सरकार में आएंगे तो आ जाइएगा,
लेकिन उससे तो बेहतर काम होगा। संजीव जी, आप इसका जवाब तो देना जनता चाहेंगे कि जनाब, आप लोगों को इससे इतनी परेशानी, अगर आप इतने मजबूत हैं और नहीं नगमा जी, ये कह रहे कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये होते हैं कौन ये कहने वाले? वो उनका ये कहना है कि चूंकि चुनाव के ठीक पहले चुनाव टालकर इस तरह के एकीकरण की कवायद शुरू की गई, इसका मतलब है कि चुनाव से आप लोग घबरा गए थे और आप चुनाव को टालना चाह रहे थे। आवाज नहीं आ रही आलोक जी आपको। संजीव झा, घबराने की क्या बात है? देर हो सकता है पर जिनाई तो नहीं हो सकता है। होना तो है ही चुनाव। वो चुनाव ठीक है, तो अगर इससे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार होता है, अब तो ये तय हो गया है। संजीव झा, 1 मिनट, आपकी आवाज पहले आपको आवाज नहीं आ रही थी और अब मैं सवाल आगे बढ़ रही हूं। 1 मिनट आलोक जी, 1 सेकंड। संजीव झा, ये बताइए कि आप चुनाव जब भी होंगे, अगर आपको ये विश्वास है कि आपकी स्थिति इतनी मजबूत है, तो चुनाव आप बहरहाल जीत सकते हैं। इस एकीकरण से आप लोगों को इतना ज्यादा परेशानी है क्यों? और इससे एडमिनिस्ट्रेटिव अगर चेंजेस होते हैं तो उससे आम आदमी पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों है? अब तो ये बात तो तय है कि अब इसका रास्ता साफ हो गया है और इसका एकीकरण होगा, इस पे तो कोई शक नहीं है अब। तो ऐसे में अब इस पर शिकायत, या आपको क्या लग रहा है कि इससे आपको क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, सवाल ये नहीं है कि फायदे क्या और नुकसान क्या। मैं तो कहता हूं कि फायदे क्या वो पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंट, संसद, हमारी केंद्र में सरकार है, हमारे पावर, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे इमरजेंसी हुआ उसी तरह से हम भी एक संविधान की हत्या कर देंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला तो प्लीज मत दिया कीजिए, क्योंकि आप इस देश के संविधान को मानने वाले लोग आप नहीं हैं। आप भूल गए। फिर अगर संविधान की बात करें तो 73rd और 74th अमेंडमेंट आप भूल गए, जो पंचायती और म्युनिसिपल को संवैधानिक वैधता मिली थी। उसमें क्या कहा था कि लोकल बॉडीज के चुनाव राज्य के अधीन होगा। तो संविधान की बात तो आप मत कीजिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप जब चुनाव की घोषणा होना था उससे 1 घंटे पहले आप कौन सी नींद से जागे, और ऐसा क्या हुआ आपका कि आपने कहा कि नहीं एकदम दिल्ली बर्बाद हो रहा है, एकदम ठीक हो जाएगा। 6 महीने से इलेक्शन की तैयारी चल रही थी, 7 साल से आप थे, तब क्यों नहीं आपको सुधार समझ में आया कि गड़बड़ियां? उन्होंने तो उसका जवाब दे दिया कि पहले भी जब एमसीडी में तो 7 साल पहले से कर लिए होते, या आप 6 महीने से चुनाव की प्रक्रिया से संजीव झा, पर इसका ये कोई जवाब नहीं कि उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। अब उन्होंने अभी अगर किया, जैसे उन्होंने तो इसका ये जवाब दे दिया कि पहले भी ऐसे ही हुआ, तो चुनाव के पहले हमने भी चुनाव के पहले किया। अब तो उन्होंने ये कर दिया चुनाव के ठीक पहले। 7 महीने पहले होता तो क्या फर्क पड़ता, और अभी हुआ तो क्या नुकसान इसका हो गया? आप मंशा पे शक कर रहे हैं, मंशा पे सवाल उठा रहे हैं ना कि इससे चुनाव में उनको फायदा होगा। 2 बातें हैं। देखिए, एक तो ये पूरा कोई इनको दिल्ली से मतलब नहीं है, दिल्ली के सुधार से मतलब नहीं है। इनका पॉलिटिकल रीजन है कि चुनाव में बुरी तरह, फिर मैं कह रहा हूं, हार जाते इसलिए चुनाव टाला। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको। और अब कुछ दिनों के बाद चुनाव होगा तो ये चुनाव जीत जाएंगे। अब एक स्पेशल ऑफिसर्स का एडमिनिस्ट्रेटर का नियुक्त करेंगे जो दिल्ली चलाएगा। 270 जो पार्षद थे वो चला नहीं पाए, 3 कमिश्नर चला नहीं पाए। संजीव झा, मैंने आपसे एक बात पूछा, आपने कहा ये चुनाव हार जाते, तो अब जो ये चुनाव टले और ये एकीकरण हुआ तो ये चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, चुनाव तो कभी नहीं जीतने वाले। लेकिन जो दिल्ली का नुकसान होना है, जो दिल्ली की जनता का नुकसान होना है, एक चीज बताइए, क्या एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर पूरे दिल्ली को चला लेगा? पहली बात। दूसरी बात कि आप अगर जनता को समस्या होगी तो किसके पास है? पहले वो अपने पार्षद के पास जाता था, फिर उसके बाद कमिश्नर के पास जाता था। अब एक आदमी पूरे दिल्ली को कैसे लाभ, कैसे मिल पाएगा? उसे दिल्ली की जनता का नुकसान होगा इसमें। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप चुनाव अगला कब कराएंगे, कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर डिलिमिटेशन करेंगे तो पिछली बार तो 18 महीने लग गए थे, तो अब कितने समय लगेंगे ये आप बता नहीं रहे। तो मेरा इनको भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है नहीं पता। बस चुनाव को टाल दिया है इस समय और दिल्ली की जनता का नुकसान करा रहे हैं। आलोक, बस आखिरी कमेंट आपसे। चुनाव ना हो, दिल्ली में चुनाव बुरी तरह हार जाएंगे। 3 बार की मुंह की कहानी पड़ी है। अब वो चुनाव से घबरा कर ये चुनाव टालने की कोशिश है। ठीक है, चुनाव से घबरा कर चुनाव आपने टाल दिया है। बेसिकली आप चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि चुनाव हारने का आपको डर था और इसमें दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। आलोक वत्स, देखिए, चुनाव हारने और जीतने की बात कहां से आ गई? जब इनको हमने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि नीतिगत एकरूपता नहीं थी, लोगों को सैलरियां नहीं मिल रही थी, सिविक दायित्वों का बंटवारा तर्कसंगत नहीं था, सही ढंग से काम नहीं हो रहा था, तो हमने उसको एकीकरण करने के लिए लाया। तो क्या एकीकरण हमने जो किया, सिंगल इंटीग्रेटेड वेल इक्विप्ड एंटिटी के रूप में खड़ा किया। और आपको नगमा जी बता दें कि अब नए वाले रूप में ऑफिसर भी कम होंगे, लोड भी सैलरी का कम होगा।
क्योंकि अभी तीनों जगह बहुत ऑफिसर भरे इसी हुए पे वो हैं, सवाल जिनकी उठा रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही अब जिस तरह का पावर सेंट्रलाइज हो जाएगा उसमें और भी समस्या होगी। अब अपनी बात आप जल्दी से कहें संजीव झा, हमारे पास इतना ही वक्त है, अब इस मुद्दे से आगे बढ़ेंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार के पावर कम हो। पहले गवर्नमेंट एमसीडी अमेंडमेंट एक्ट लेकर के दिल्ली सरकार की ताकत कम करने की कोशिश की। अब जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली थी तो एमसीडी का चुनाव इन्होंने टाल दिया। ये दिल्ली की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को चूंकि दिल्ली की जनता ने जिताया है, इसलिए आपका कहना है मिला, इससे घबरा करके ये सब लोग सारी साजिशें कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता चुनाव जब भी उनको माफ नहीं करने वाली है, पूरे देश जनता को माफ नहीं करने वाली है। दिल्ली में दारू की दुकान खुलवाते रहिए, बस यही हो गया ना। मुद्दे पे बात कर लो, मुद्दे पे बात कर लो। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास केवल लोगों को बरगलाने का, केवल लोगों को बहकाने का। आपने अमेंडमेंट लेकर के आ गए, आप बिल लेकर के आ गए, दिल्ली की जनता का भला कैसा होगा आपने नहीं बताया। पैसे का अमेंडमेंट कैसे होगा नहीं बताया। ये कब चुनाव होगा आपने नहीं बताया। अब अपने बिल में आपने ये नहीं समझाया लोगों को कि आखिर 250 सीट होने से फायदे किसको हो, कैसे हो जाएंगे। तो मुझे ये बार बार मैं कह रहा हूं कि इनको खुद भी ना तो केंद्र सरकार को क्लैरिटी है, ना बीजेपी को क्लैरिटी है। केवल एक मनसा था चुनाव रोकने का, जैसे से उन्होंने चुनाव रोक दिया है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कि दिल्ली की जनता का भला कैसे होगा इससे। ठीक है, ठीक। आप बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहिए और देखिए। नहीं, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो हमेशा, अगर ये मनसा होती तो हमेशा हम तैयार होते। मुश्किल ये है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है, आपको सत्ता पाना है और लूटना है। 20 साल से आपने दिल्ली की जनता को लूटा है। अब दिल्ली की जनता बदल लेने के लिए तैयार थी, आप घबरा गए। अब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत मिली, उससे आप घबरा गए। अब आम आदमी पार्टी के जो मॉडल है डेवलपमेंट का, उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, आप घबरा गए। लेकिन आप ये सब साजिश करके कुछ दिन बच तो सकते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। आप पार्लियामेंट के प्रभुत्व पर आपका यह आरोप है कि वो चुनाव से घबरा गए, दिल्ली की जनता की फिक्र नहीं है, बस वो चुनाव टालना चाहते थे, कोई बहाना उन्हें चाहिए था और चुनाव इसलिए टला। इनका आरोप है कि इससे प्रशासन में जो है वो आसानी होगी और बेहतर एमसीडी की जो फंक्शनिंग है वो बेहतर होगी। धन्यवाद आपका। वैसे इसके एकीकरण का रास्ता साफ हो गया है, तो अब जो भी समस्या होगी इस नई व्यवस्था के साथ चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी और आलोक जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे दिल्ली में और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर एक और हंगामा खड़ा हुआ जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे एक तरह से हंगामा हुआ वहां पर और धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग आए और आरोप लगाया गया कि उनके घर पर हमले की नीयत से लोग पहुंचे थे और ये जो मामला है ये अदालत तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका देकर इस मामले में एसआईटी की जांच की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने इस हमले को बीजेपी की गुंडागर्दी बताया है। इसी पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल कहा था कि इसमें साजिश है अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की और ये पूरा मामला शुरू होता है फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर, जिस पे नाराजगी जाहिर करने के लिए वहां पे बीजेपी के समर्थन में जो लोग थे वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे कुछ तोड़फोड़ मचाई। एक सवाल इससे अलग है, यहाँ सभी जानना चाह रहे होंगे, कल आपके घर पे हमला हुआ है तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखो, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इस देश का एक आम नागरिक हूं, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मेरे को यह लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। बुधवार को अपने घर हुए हमले पर पहली बार एक दिन बाद प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया और कहा कि इस तरह की हरकतों से देश के विकास पर असर पड़ेगा। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है, इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले को
केवल राजनीतिक नहीं रहने देना चाहती। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी वाले मुख्यमंत्री, जिनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस के दर्जनों अधिकारी खड़े हुए थे, मूक दर्शक बन के साइड में खड़े थे और मुख्यमंत्री के घर पे हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, नारेबाजी की गई। ये सब कैमरे में कैद है, ये सब वीडियोस में आया है। कहां थी पुलिस? अब उस पुलिस को हम कंप्लेंट करें कि देखिए साहब ये हो गया। मुझे लगता है कि पुलिस से नहीं, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट की तरफ से पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग हर हमले की साजिश के अंदर ये बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इस मामले में सीधा आरोप बीजेपी पर है। बुधवार को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इसी दौरान केजरीवाल के घर के दरवाजे पर रंग पोता गया, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ा गया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जो घटना कल हुई उसको ये बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हत्या की कोशिश हुई है, ये सरासर गलत है। चूंकि आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल विधानसभा में हुई घटना के ऊपर जो हंसे थे कश्मीरी पंडितों को लेके, उस पे वो एक्सपोज हो चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान आज गुस्से के अंदर है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। ये हमला इसलिए हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपना काम करने में चूकी। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती मानी है और ना ही कोई सफाई सामने आई है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजी जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। देश की बात में आगे सांप्रदायिकता के खिलाफ उठी कॉरपोरेट जगत की आवाज। बायोकॉन के मालिक किरण मजूमदार शॉ ने उद्योगपति होने के बावजूद काफी हिम्मत दिखाई है। अमूमन ऐसी हिम्मत उद्योगपति नहीं दिखाते हैं। उन्होंने कर्नाटक में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई है और एक ट्वीट करके कहा है कि अगर सांप्रदायिकता पर काबू नहीं पाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक की छवि बिगड़ जाएगी। कर्नाटक में हलाल मीट के खिलाफ विशेष अभियान। इन पर्चियों के जरिए हिंदुओं से दक्षिणपंथी संगठन अपील कर रहे हैं कि वो मुस्लिम दुकानों से हलाल मीट न खरीदें। और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक और कुछ मंत्री इसका समर्थन कर रहे हैं। ये एक तरह का आर्थिक जिहाद है। मतलब ये कि वो हलाल मीट का कारोबार अपने बीच ही कर सके, इसलिए ये हलाल मीट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। हलाल मीट से पहले मंदिर परिसरों और हिंदुओं की विशेष यात्राओं के दौरान अल्पसंख्यकों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं देने के साथ साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों के बहिष्कार की मांग की वजह से सांप्रदायिक तनाव राज्य में बढ़ गया है। अब बायोकॉन की मालकिन किरण मजूमदार शॉ ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें। किरण मजूमदार शॉ ने लिखा कि हमें संप्रदाय के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
आईटी-बीटी सेक्टर में अगर सांप्रदायिकता घुसती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बिगड़ेगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कृपया धर्म के आधार पर बढ़ते इस फासले को खत्म कीजिए। इस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया कि कर्नाटक के धार्मिक विभाजन पर किरण मजूमदार शौह जाग गई, अच्छा लगा। हिजाब मुद्दे पर जब वहां अल्पसंख्यक युद्धरत थे और जब कांग्रेस गैर हिंदुओं को हिंदू संस्थानों से दूर रखने का कानून बना रही थी, तब वो क्यों चुप थी? इधर पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ इस सरकार को शर्म है भी या नहीं और मुख्यमंत्री में मर्दानगी है या नहीं। मैंने अब तक अपना गुस्सा काबू में रखा हुआ था, आखिर मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं? ದಿವಸದಿಂದ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ರೆ बहुत से संगठन कभी कुछ बैन करने की मांग करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। हमें पता है कि किसका जवाब देना है और किसका नहीं। जहां जरूरत नहीं है वहां हम ध्यान नहीं देते। समाज धर्म के आधार पर बंट रहा है, धार्मिक उन्माद लगातार बढ़ रहा है। वो युवा जो कल तक अपनी बेरोजगारी को लेकर चिंतित थे, आज एक दूसरे संप्रदाय के खिलाफ नफरत फैलाने में व्यस्त हैं और नेता अपनी राजनीति में। नुकसान ब्रांड कर्नाटक का हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। 10 दिन में नवी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने आज 80 पैसे अपने दाम फिर से बढ़ाए। 10 दिन में पेट्रोल 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है और इसको लेकर आज कांग्रेस ने लोकसभा में वॉकआउट भी किया है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन के बाहर विजय चौक पर धरना प्रदर्शन किया। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। इसके कुछ ही घंटों बाद सैकड़ों महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता संसद परिसर की गेट पर पहुंच गईं और महंगाई रोकने में सरकार की नाकामी के खिलाफ नारे लगाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार से हम लोग ये मांग किए थे कि भाई प्राइस राइस पे हमारे सदन के अंदर चर्चा होना चाहिए। स्पीकर साहब और सत्तारूढ़ पार्टी प्रिंसिपल तो मान लिया कि हाँ होना चाहिए, लेकिन साथ में एक कैविएट लगा दी कि अगर मिनिस्टर जिनकी दफ्तर में प्राइस राइस की मुद्दा आते हैं, ये मिनिस्टर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, मतलब मिनिस्टर जब सुविधा होगी मिनिस्टर के, तब ये चर्चा होगी। तो मतलब अभी हम इसमें फंसे हुए हैं। दरअसल गुरुवार को ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 10 दिन में 9वीं बार बढ़ा दी। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर का हो गया, जबकि दिल्ली में डीजल भी 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। कोई कुछ कर ही नहीं रहे ना, दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। गैस का और एलपीजी, पेट्रोल, डीजल सब बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से कोई कुछ नहीं कर रही है। तो कोई सरकार आ जाओ, ये तो बढ़ाते रहेंगे। जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देते हैं, उसके बाद सारे एक ही उसके हैं, एक ही थाली चट्टे बट्टे। उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने माना पेट्रोल और डीजल की कीमतों से निपटना एक समस्या है। Sir, I will assure you to the all honorable house that within 2 years
the cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. Our VR policy is import substitute, cost-effective, pollution-free, and indigenous. Sir, because of petrol and diesel, we are facing crucial problems. Already we see. So this is the only alternative by which going on alternative fuel, that is green hydrogen, electricity, ethanol, methanol, biodiesel, bio-LNG and bio-CNG. यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता की वजह से तेल संकट से निपटने की चुनौती भारत के लिए बड़ी हो रही है। हालांकि गुरुवार को एक समय कच्चे तेल की कीमत करीब 6% तक जरूर गिर गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब भी $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है और इस वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से जल्दी राहत मिलेगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से राजीव रंजन और प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब रेल के सफर में एक नई शुरुआत की गई है। रेल पे जो आम खाना है वो तो मिलता ही है, लेकिन अब नवरात्र के दौरान अगर आपका व्रत है और आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आप ट्रेन में व्रत की थाली ऑर्डर कर सकते हैं। ये अप्रैल से शुरू हो रहा है। IRCTC ने व्रत के खाने का इंतजाम किया है। नवरात्रि के दौरान आपका व्रत हो और ट्रेन का सफर लंबा है तो आप अपनी बर्थ पर व्रत की थाली ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ इस तरह की थाली आपकी सीट पर IRCTC मुहैया करवाएगा। कीमत 99 रुपए से 250 रुपए के बीच होगी। कीमत सबसे कम जो कीमत हम लोगों ने रखी है भोजन का, वो साबूदाने की खिचड़ी का कीमत रखा है, हम लोगों ने बनाया है और वो 99 रुपए का रखा है। ये कीमत जो है वो 4 अलग अलग तरह की थालियां हैं और करीब करीब ये 250 रुपए तक जाएंगी। इसमें फ्रेश जूस भी होगा, फलाहार का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। फिर हम लोगों ने साबूदाने की खिचड़ी के साथ साथ कुट्टू के आटे का पकोड़ा और उसकी खास करके उसकी रोटियां, ऐसी सब चीज़ें रखी हैं। इसके अलावा सीताफल खीर, साबूदाना टिक्की, आलू चाप, पनीर मखमली, पराठा, अरबी मसाला थाली में परोसे जाएंगे। इसमें न प्याज होगा और न ही लहसुन। ये खाना सेंधा नमक, घी और सफेद मक्खन से तैयार किया जाएगा। 1323 हाँ, इसके ऊपर आप डायल करिए और खाने का ऑर्डर दे दीजिए। दूसरा है आपका कि ecatering.irctc.co.in जो है, इसके ऊपर आप ये खाने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऐप के जरिए भी आप प्लेस कर सकते हैं। फूड ऑन ट्रैक IRCTC का अपना एक ऐप है। ये ऐप आप डाउनलोड करिए, खाने का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इस नई शुरुआत के जरिए IRCTC आने वाले व्रत के दौरान भी मुसाफिरों को ऐसी थाली परोसता रहेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अब तमाम नई मॉडल की चमचमाती गाड़ियों के बीच पुरानी एम्बेसडर गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आती हैं, लेकिन कभी ये भारत के सड़कों की शान हुआ करती थीं। इंदौर के एक कलाकार सुंदर गुर्जर ने 3 महीने की मेहनत के बाद 1000 किलो का कबाड़ इस्तेमाल करके एक अनोखा रूप गाड़ी का बना दिया है। वैसे ये गाड़ी कम और कलाकृति ज्यादा है क्योंकि अंदर से गाड़ी बिल्कुल खाली है। एम्बेसडर कार बननी एक लंबा अरसा पहले बंद हो चुकी है, लेकिन सुंदर गुर्जर को ये बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी को सहेजने के लिए इसमें 700 किलो पेंच और दूसरी गाड़ी की 400 किलो चेन से इसे सजाया। अब इस गाड़ी को देखने और इसके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।